जो भी चीजें हमें मुफ्त में मिलती है उसकी हमें वैल्यू नहीं समझ में आती। हमारा समाज है ना, वो गलत को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। अगर आपके साथ बैड टच होता है तो आप कैसे उसके अगेंस्ट खड़े होंगे, कैसे आप बर्ताव करेंगे। जो किशोरी बालिकाएं हैं और बालक हैं उनके लिए मैंने सेक्स एजुकेशन के लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है। ट्रैफिक सिग्नल में देख लें, उसके एक बच्चे दो बच्चे नहीं, 4-4-5-5 बच्चे रहते हैं, साथ में एक बच्चा उससे छोटे से गोद में रहता है। कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि वो नशा के लिए दारू, चरस, गांजा जो भी है उसके लिए उनके पास पैसे आ जाएंगे। कि बच्चों के साथ अगर आप बच्चा बनते हैं तभी बच्चे समझते हैं। तो मेरे पापा ने कहा कि नहीं, अब बेटा नहीं लूंगा, मतलब कोई अगला संतान नहीं लूंगा, मेरी 2 बेटियां हैं वही बहुत है और वही मेरा वंश आगे बढ़ाएगी। पर कहते हैं ना कि सम्मान एक कड़ी होती है अपने कार्य को आगे बढ़ाने की। मैं छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी बेटी हूँ जिनको ये अवार्ड मिला है। छत्तीसगढ़ की न्याय ध्यानी कहलाए जाने वाले शहर बिलासपुर में चलिए मिलते हैं ऐसी महिलाओं से जिनके काम भीड़ से बेहद अलग हैं। नमस्कार, आप दलोक मीडिया देख रहे हैं। दलोक मीडिया में एक ऐसा शो युवा ऊर्जा, उसमें हम ऐसे युवाओं की कहानी आपको बताते हैं जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। हमारे साथ है न्यायधानी की बिलासपुर की बेटी, छत्तीसगढ़ की बेटी अंकिता पांडे जी। बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं अंकिता पांडे शुक्ला एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं अपनी शुरुआत जो जर्नी है उसको शुरू से बताना चाहूंगी। मैंने डीएलएस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अभी कार्यरत हूँ, पर मैंने अपनी शिक्षा वहीं से प्राप्त की है। मास्टर ऑफ सोशल वर्क मैंने किया है, पीजी का कोर्स होता है जो सोशल वर्क में आगे कैसे आप जा सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, उसको प्रोफेशनल आप जॉब कैसे कर सकते हैं, ये सारी पढ़ाई वहाँ होती है। मैंने जब पढ़ाई कर रही थी तो मुझे लगा कि पढ़ाई का कोई ऐसा मूल्य नहीं है जब तक वो आपके व्यवहार में ना उतरे। तब से मैंने सोशल वर्क करना शुरू किया है। एक बार ऐसा था कि मैं कहीं स्पीच दे रही थी बच्चों को नशा मुक्ति के लिए, पर उनके हाव भाव से और उनके बर्ताव से मुझे लगा कि अभी से उनको नशा मुक्ति के लिए स्पीच देना या समझाना उतना प्रमुखता भरी बात नहीं है जितना हम उन्हें गुड टच और बैड टच, जो अच्छे स्पर्श होते हैं और बुरे स्पर्श, उनका ज्ञान कराना अति आवश्यक है। तब से मैंने बच्चों को, जो स्लम क्षेत्र के बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे जिनके माता पिता सुबह से निकल जाते हैं काम के लिए, सीधा रात को आते हैं और उनको टाइम नहीं दे पाते, तो मैंने उन बच्चों के साथ मिलकर अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श क्या होते हैं उनका ज्ञान कराना शुरू किया। कि आप अच्छे स्पर्श को कैसे ले, अगर आपके साथ बुरा स्पर्श होता है तो आप उनके साथ व्यवहार कैसे करें, उनके लिए रिएक्ट कैसे करें और अपना आवाज कैसे उठाएं। तब से मैंने बैड टच के लिए काम करना शुरू किया। तब ये 2016-17 की बात थी। धीरे धीरे काम करना शुरू किया मैंने। तो तब मैं उस क्षेत्र में जाती थी काम करने, तो ऐसी छोटी मोटी कठिनाइयां आती थी क्योंकि हमारे समाज में लोग इस सब सब्जेक्ट के बारे में बात करना उतना उचित नहीं समझते। उनको लगता है कि हमारे बच्चे और बिगड़ जाएंगे इस सब बातें करने से। तो उन लोग मुझे थोड़ा सा धमकाते थे कि दीदी आप ऐसा बात मत करो, बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। पर धीरे धीरे ऐसा केस आने लग गया बलात्कार का, छेड़खानी का। फिर मैंने उनको समझाना शुरू किया कि अगर हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेंगे तो ऐसे बड़े बड़े अपराध होंगे ही। तो हम जो छोटे छोटे अपराध हैं उनको हम कम करने की कोशिश करें तो शायद जो बड़े अपराध है, बलात्कार जैसे केसेस है, छेड़खानी है, वो थोड़े से कम हो सकते हैं। तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की तो धीरे धीरे वो समझे। कहते हैं ना कि आप अच्छा काम करते रहें तो व्यवधान बाधाएं आती है, पर अच्छे काम का अंजाम हमेशा अच्छा ही होता है। तो मैंने काम करते, मतलब ऐसा था कि काम करना ही है मुझे, कोई भी रोके, कोई भी कुछ भी कहे, तो लोग भी समझने लग गए। और फिर मुझे वही लोग जो मुझे बोलते थे कि नहीं दीदी आप ऐसा मत बताइए, वही मेरा सपोर्ट करने लगे और वही मुझे एरिया बताते थे कि दीदी यहाँ उस सब्जेक्ट के लिए जानकारी देना अति आवश्यक है। फिर मैंने उस जगह जा के किया। तो ऐसे मैंने अभी तक 2022 के लास्ट तक का मैंने 50,000 से बच्चियों को ज्यादा, ऐसा नहीं कि मैं बच्चियों को देती हूँ, बच्चों को भी, तो 50,000 से ज्यादा बच्चों को मैंने अवेयर किया है। इसके लिए मुझे इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम भी शामिल हुआ है। और फिर मैंने सिर्फ गुड टच बैड टच के लिए काम नहीं किया। जितने भी महिलाएं और बच्चों के क्षेत्र में संवेदनशील सब्जेक्ट रहते हैं, अपना सेक्स एजुकेशन है और माहवारी है, जो महिलाएं हर महीने अपना
सेहत को अनदेखा करती है, उनके लिए भी मैंने काम करना शुरू किया। और बच्चों के में अभी जो किशोरी बालिकाएं हैं और बालक हैं, उनके लिए मैंने सेक्स एजुकेशन के लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है, ताकि वो भी इस सब चीज़ों में जो दुष्प्रभाव है, जो उनके लिए हानि है, शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी, तो उनके लिए वो जाने, उसके बाद वो कोई भी कदम उठा रहे हैं उनको उठाएं। फिर मैंने साइबर क्राइम के लिए भी काम किया है, क्योंकि आजकल के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष जो भी हैं, साइबर क्राइम के शिकार बहुत ज्यादा होने लगे, चाहे वो फ्रॉड हो, बैंकिंग क्षेत्र में हो, या फिर अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हो, जो वो फेक कॉल आते हैं, वीडियो कॉल आते हैं, इस सब में मैंने काम किया है। जो टीनेजर्स बच्चे रहते हैं वो समझ नहीं पाते, और ये स्वाभाविक सी बात है कि अपने विपरीत लिंग के प्रति उन लोग आकर्षित होते हैं। तो जो भी चीजें क्राइम होती है, वो ये सब चीजों में साइबर क्राइम हो गया, सेक्स एजुकेशन हो गया, इसके लिए मैंने अवेयर करना शुरू किया है। इस दौरान मुझे अनेक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, पर कहते हैं ना कि सम्मान एक कड़ी होती है अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, तो उस सब सम्मानों से मैं मोटिवेट होती हूँ और काम को आगे बढ़ाती हूँ। और ऐसे मुझे कई सम्मान मिले हैं। साइबर मितान का यहाँ बिलासपुर क्षेत्र में प्रोग्राम हो रहा था, उसमें भी मैंने काम किया है, तो बिलासपुर पुलिस के तौर पे भी मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है। और महिला दिवस के उपलक्ष्य में राज्यपाल मैडम के द्वारा भी मुझे नारी रत्न का सम्मान मिला है। और आपको बताते हुए खुशी होगी और हमारे छत्तीसगढ़ की माटी को खुशी होगी कि मैं पहली महिला बनी हूँ नेशनल यूथ अवार्डी, जो खेल मंत्रालय और युवा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी बेटी हूँ जिनको ये अवार्ड मिला है। और सम्मान की कड़ी तो ऐसे चलते रहती है, पर जो आपका काम है वो सर्वोपरि रहता है। तो अभी तक काम करना मैंने ऐसा बंद नहीं किया है। थोड़ी सी रुकावटें आती जरूर है, क्योंकि मैं पहले लड़की थी, मतलब शादी नहीं हुआ था, तब ऐसा काम करने में कोई व्यवधान ऐसा नहीं था। पर जब से शादी हुई, बच्चे हुए, तो थोड़ा सा व्यवधान आता है। पर कहते हैं ना, एक हाथ से काम करते रहो। तो मेरे पति ऐसे हैं जो मुझे दो हाथ मिल गए और काम करने के लिए। परिवार भी सपोर्टिव है, जो मुझे हर कदम पे सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। तो ऐसा मेरा मानना है कि आप अच्छे काम कर रहे हैं तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। बस वैसे ही साथ चलता आ रहा है और मैं अपने काम के प्रति अग्रसर हूँ। मैं पारिवारिक रूप से बात करूँ तो हम 2 बहन हैं, हमारे यहाँ 2 बेटी है। तो ऐसा मानना रहता है कि अगर आपके घर में बेटे नहीं हैं या आपके भाई नहीं है, तो चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मेरे पापा मम्मी को भी कहा गया कि आप एक बेटे ले ले, 2 बेटी ही है। तो मेरे पापा ने कहा कि नहीं, अब बेटा नहीं लूंगा, मतलब कोई अगला संतान नहीं लूंगा, मेरी 2 बेटियां हैं, वही बहुत है। अब वो मैं बेटा उनको नहीं मानूंगा, वो मेरी बेटी ही है और वही मेरा वंश आगे बढ़ाएगी। तब से ऐसा था मन में कि कुछ करना है, घर वालों के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, अपनी माटी के लिए कुछ करना है। तब फिर मैंने काम करना शुरू किया। और चैलेंजिंग तो ऐसा हर काम में रहता है, चाहे आप गलत काम करें या अच्छा काम करें, पर ये कि आपको गलत काम है बहुत आसान लगता है और सही काम रहता है उसमें थोड़ी मुश्किलें जरूर आती है। तो घर परिवार के साथ साथ लोगों का भी कहना था, स्लम बस्ती जाती थी तो वहाँ के जो माहौल रहते थे, सुबह भी शाम के भी माहौल, तो बहुत देखना पड़ा, क्योंकि वहाँ नशे की ज्यादा बढ़ोतरी है। जो लोग रहते हैं वो नशे ज्यादा करते रहते हैं, तो उनसे मेरा जो भी बातचीत होती थी, कभी उनका मानना नहीं रहता था कि वो मुझे को थोड़ी गलत दृष्टि से देखते थे। तो ये सारी चीजें एक समय के अनुसार चलता गया। और बोलते कि भगवान अच्छे काम करने वालों की सहयोग जरूर करते हैं, तो वही चीज हुआ। पहले देर थी और अंधेर तो ऐसा होगा नहीं। तो ऐसा काम करते करते फिर एक आपका होता है ना कि आप काम कर रहे हो, उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, जो उसका परिणाम है वो दिख नहीं पा रहा है। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैंने अपना स्पीच पूरा किया, अवेयरनेस प्रोग्राम पे स्पीच पूरा किया, तब एक बच्ची आके मेरे से लिपट के रोने लगी। तब मुझे लगा कुछ हो गया क्या, उससे लगा क्या, मतलब कुछ चोट वोट आई क्या जिसके कारण रो रही। फिर उसने बताया कि उसके साथ बुरा स्पर्श चलते आ रहा है और उसके साथ साथ बाकी जहाँ वो बच्चियां रहती है उनके साथ भी होते आ रहा है। तो मुझे लगा कि जो मैं वर्क कर रही हूँ उसका परिणाम आना शुरू हो गया है। और मैं बच्चों के दिमाग तक पहुंचने की जो मेरी कोशिश रहती थी वो कम से कम 100% नहीं तो 95% तो पहुंची। तभी तो वो बच्चियां आके मुझे बताई कि हमारे साथ भी बुरा स्पर्श होता है। क्योंकि आज की जो हमारा समाज है ना, वो
गलत को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो हम अगर बताएंगे लोगों को तो हमारी बदनामी होगी। खासकर बच्चियों के क्षेत्र में जब होता है कोई भी गलत काम, तो उनको लगता है हमारे बच्चे की बदनामी होगी, उनकी शादी नहीं होगी, उनकी पढ़ाई रोक दिया जाता है, उनकी जल्दी शादी करा दिया जाता है। तो ये सब मेरा मेरा मानना है कि आप गलत कर रहे हैं और गलत का साथ दे रहे हैं, तो वो जो गलत है वो और भी बढ़ेगा। तो आप जब तक गलत के विपक्ष में आप बोलेंगे नहीं, आप अपना हाथ नहीं उठाएंगे, अपने कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे गलत के विपक्ष में, तब तक गलत कम नहीं होगा। मैं मानती हूँ कि खत्म नहीं हो सकता, पर कम हम कर सकते हैं गलत के विपक्ष में बात करके। जी, मैंने जब काम करना शुरू किया ना, तो जो बच्चे रहते थे वो ऐसा समझ नहीं पाते थे कि दीदी क्या बोल रही। कुछ बड़े, हम बच्चों के साथ बोलते हैं ना कि बच्चों के साथ अगर आप बच्चा बनते हैं तभी बच्चे समझते हैं। तब उनको मैं पॉम्पलेट के द्वारा या फिर एक्टिंग के द्वारा, वीडियो के द्वारा बच्चे की जो बातें होती है उस तरीके से मैंने उनको समझाना शुरू किया कि बच्चे देखिए कि कछुआ रहता है, कछुआ चलते रहता है तो उसके सिर को छूओगे तो क्या होगा। एक पेड़ आता है हमारे छत्तीसगढ़ में, छुई मुई पेड़ जिसको कहा जाता है, उसको हम छुएंगे तो क्या होगा। रेड सिग्नल हो गए, कुत्ते हो गए, ऐसे हजारों एग्जाम्पल के थ्रू उनको समझाना मैंने शुरू किया जिसमें वो समझ जाए। और साथ ही साथ कि उन बच्चों को बताती हूँ कि अगर आपके साथ बैड टच होता है तो आप कैसे उसके अगेंस्ट खड़े होंगे, कैसे आप बर्ताव करेंगे। तो जैसे मैंने उनको समझाती हूँ कि आपको कोई सूने जगह पे लेके चले जाता है तो आप कैसे मतलब आप कैसे एक्टिव होंगे, कि आप क्या करेंगे जो वो इंसान आपको छोड़ेगा। फिर उसके बाद आप अगर आपके साथ बैड टच हो रहा है, आप चिल्लाएंगे, फिर भीड़ वाली जगह जाएंगे, फिर कौन से ऐसा नंबर है चाइल्ड लाइन का नंबर जिसके थ्रू आप पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं, किसी अच्छे इंसान को बता सकते हैं। आप स्कूल में हो रहा है तो स्कूल में किसको बताएंगे, ऐसा मैं उनको बताती हूँ। और हमारे क्षेत्र में, बच्चों के क्षेत्र में तो ये अपराध हो गए, पर हम बड़े जो होते जाते हैं तो हमारे साथ भी ऐसे अपराध होते हैं जो हमको ऐसा लगता है क्षणिक सुख है, पर हम ये नहीं सोच पाते कि आगे चल के हमारे साथ क्या होगा। तो अभी के जो जनरेशन में चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनके बीच बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो होना नहीं चाहिए। एक तरीके से हम बाल विवाह कह सकते हैं, जो माँ बाप करते हैं उनका हम बाल विवाह कर देते हैं कि 18 साल से पहले किसी लड़की का शादी होता है तो वो बाल विवाह। पर आजकल की बच्चियां भी खुद को नहीं समझ पा रही है, जो टीनेजर्स बच्चे हैं, मैंने पहले ही कहा है कि अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं और वो ऐसा करना नहीं चाहिए जो चीजें वो कर डालते हैं। तो इसके लिए भी मैं बच्चों को अवेयर करती हूँ कि आप उस टाइम क्या करें, आपका अभी सर्वोपरि लक्ष्य क्या है, आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपके लक्ष्य है वो उसे टारगेट कीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें चलते रहती है, पर इसको आप फोकस ना करके आप अपने पढ़ाई को फोकस करें। और इस समय हमारा मोबाइल भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये सब चीजों में, जैसे साइबर क्राइम के बारे में मैंने कहा, क्योंकि बच्चियां आजकल समझती नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, और जो क्षणिक सुख है, थोड़े टाइम के सुख है, उसी में अपनी पूरी फ्यूचर बर्बाद कर लेती है। तो उनको बताती हूँ कि केवल बाल विवाह माँ बाप करते वही नहीं है, जो आप 18 साल के पहले भाग के भी शादी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा जो केस है वो स्लम क्षेत्र में ज्यादा होता है। उनको पता नहीं रहता कि कानून भी हमारे लिए एक शादी के लिए उम्र बनाया है, उम्र घोषित किया कि 18 साल से पहले हम शादी नहीं कर सकते। ऐसा बच्चों को पता नहीं रहता, लड़कों को 21 साल से पहले। तो इन लोग ऐसे घर परिवार मान नहीं रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा कंडीशन होता है, सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता है जिसके कारण उन लोग को भागना पड़ जाता है, कुछ और चीजें हो जाती है। तो इनको मैं अवेयर करती हूँ कि आप ऐसा करें, अभी अथॉराइज्ड नहीं है, आपकी शादी शून्य मानी जाएगी अगर आप शादी कर लेते हैं, चाहे वो खुद की मर्जी से हो चाहे माँ बाप की मर्जी से हो। तो ऐसे में दुष्परिणाम भी मैं बताती हूँ कि कम उम्र में आपकी शादी हो गई, या आप शारीरिक संबंध में हैं, या फिर बच्चा हो गया, तो उसकी क्या भविष्य रहेगी और आपका भी क्या भविष्य रहेगा, इस सब के बारे में मैं उन्हें बताती हूँ। जो भी चीजें हमें मुफ्त में मिलती है उसकी हमें वैल्यू नहीं समझ में आती। तो इस में शिक्षा भी एक ऐसी हमारे लिए है जो यहाँ मुफ्त में मिलती है, पर उसकी वैल्यू हमको बिल्कुल भी नहीं है, खासकर जो स्लम क्षेत्र में। एक उदाहरण दूंगी मैं आपको कि आप किसी के पास जाएंगे तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो उनका आंसर ये रहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। बल्कि वो नशा के लिए, दारू, चरस, गांजा जो भी है उसके लिए उनके पास पैसे आ जाएंगे, लेकिन पढ़ाई शिक्षा के लिए नहीं आएंगे। तो
उनको मैं बताती हूँ कि आपके दुष्परिणाम क्या होंगे, आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपके जैसे आपके बच्चे भी बनेंगे, फिर उसके बच्चे बनेंगे, तो ये हमेशा चलते रहेगा। और जो गरीबी है वो कभी खत्म नहीं होगी, जो नशा है वो कभी खत्म नहीं होगा। और शिक्षा ही एक ऐसा शस्त्र है जो बिना किसी को घात पहुंचाए आप अपनी ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, खुद की उन्नति कर सकते हैं। जी, मैंने भिक्षा मुक्ति के लिए भी काम किया है। तो इसमें भिक्षा मुक्ति के लिए मैंने एक चीज नोटिस की कि एक जो फैमिली है जो भिक्षा मांग रही, चाहे आप कहीं ट्रैफिक सिग्नल में ही देख लें, उसके एक बच्चे, दो बच्चे नहीं, 4-4, 5-5 बच्चे रहते हैं, साथ में एक बच्चा उसके छोटे से गोद में रहता है। तो मैं उनसे बात की कि आपको इतने बच्चे लेने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप इतने सक्षम नहीं कि उनकी अच्छे से शिक्षा, दीक्षा, पोषण कर सके। तो उन्होंने कहा नहीं दीदी, ये हमारे कमाई का जरिया है। तो मैं स्लम क्षेत्र में जितनी भी महिलाएं होंगी या फिर आप जैसे जो सक्षम व्यक्ति होंगे समझा सके, तो आप कहीं भी ऐसा देखें तो उनको समझाएं कि बच्चा लेना अपनी कमाई का जरिया ना बनाएं और सेफ सेक्स करें। मतलब मेरा ये कहना है कि जो भी प्रोटेक्शन आ रहे सरकार से भी, सरकार भी बहुत सारी चीजें निःशुल्क बनाई हैं कि आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके जो ऑपरेशन की प्रक्रिया है उसको करवा सकते हैं, नशबंदी करा सकते हैं पुरुष। तो उसके लिए ज्यादा कदम उठाएं, क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन इतनी है और जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी ही गरीबी बढ़ेगी। तो जो छोटे छोटे पॉइंट है उसको आप नोटिस करिए और उस पर आप वर्क करिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकारें हमारे लिए रूल्स बनाती है, पर उसका पालन हमें करना है, अपने अधिकार के प्रति हमें जागरूक रहना है। अधिकार के प्रति तो जागरूक रहना ही है, साथ में अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकार के लिए काम करना है।